नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैलेंज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण एवं अधिगम। ठीक है, और टीचिंग एंड लर्निंग की बात की जा रही है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं। पहला, अधिगम में मानसिक क्रियाएं किस प्रकार से, अगर सीखने की बात करते हैं उसमें किस विभिन्न तरह का जो मानसिक क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और अधिगम की क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में समझेंगे। साथ में ये समझेंगे शिक्षण के स्तर की बात की जाती है ना, शिक्षण की बात करें या टीचिंग की बात करें, उसके जो वेरिएबल्स हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में समझने वाले हैं। तो टोटल कह सकते हैं कि आज का जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग ये समझने वाले हैं कि सीखने की जब बात करते हैं तो सीखने में किस प्रकार से हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारा जो मानसिक क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है और उसमें कितने तरह के जो वेरिएबल्स की बात की जा रही है टीचिंग के दौरान वो कितने तरह के होते हैं इसके बारे में समझेंगे। और साथ हम लोग कंटिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं बीएड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि डिस्कस हो रहा है शिक्षण और अधिगम, जो पेपर का नाम है आपका। और इसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। जैसे बात करते हैं टीचिंग की, बात करते हैं टीचिंग के नेचर या उसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं, है ना। अधिगम की बात की तो अधिगम का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या अपनी प्रकृति होती है, उसका क्या अपना नेचर होता है, इसके बारे में मतलब कि कंटिन्यूअस हम यहाँ पे कह रहे हैं सारा टॉपिक हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो आपको सारा यहाँ टॉपिक सीक्वेंस में मिलेगा, तो एक एक करके आप सारे टॉपिक को देखिए, जहाँ से आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। और साथ में बात करते हैं कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका QR कोड है, इसको स्कैन करने के बाद सीधा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो से संबंधित विभिन्न तरह का जो इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सारे टॉपिक को किस प्रकार से सारे टॉपिक जो है अधिगम और शिक्षण की बात की जाती है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर क्लास को लाइक दीजिएगा, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि मानसिक क्रियाएं, जब भी आप कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं, जब भी किसी चीज़ को सीखने के प्रोसेस में होते हैं, तो आपका जो मेंटल लेवल में किस प्रकार से वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, किस प्रकार से किसी काम को करते हैं, आपका मेंटल प्रोसेस किस प्रकार से होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात होती है कि अगर हम अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएँ समावेशित होती है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे क्या निर्देशन की बात करते हैं, व्याख्यान की बात करते हैं, चयन की बात करते हैं, अंतर्दृष्टि मतलब इंसाइट की बात करते हैं, सृजन है ना क्रिएशन की बात करते हैं, आलोचना की बात करते हैं, क्रिटिसाइज होता है। तो ये सभी क्या है, ये 6 पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को सीखने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है सारी मानसिक क्रियाएं आपको देखने को मिलेगा, जो इनडायरेक्ट वे में क्या होता है समन्वय होता है, इनडायरेक्ट वे में जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि आपको पता भी नहीं हो लेकिन फिर भी क्या होता है वो सारे आपके अंदर क्या होते हैं, सीखने दौरान सारी चीज़ें क्या होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो सारे पॉइंट को एक एक करके समझने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया अब बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया का, तो अधिगम प्रक्रिया में ये जो मानसिक क्रिया होती है वो किस प्रकार से होता है, इसमें ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो विशेष रूप से देखने को मिलता है, इसके बारे में समझेंगे। जिससे पहला बात करते हैं क्या निर्देशन का, क्या अधिगम प्रक्रिया में निर्देशन की बात करते हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता और मार्गदर्शन करने की एक प्रणाली है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि हम निर्देशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई सीखने सिखाने की बात करते हैं, किसी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी छोटे से छोटे पॉइंट पर, यानी किसी स्किल्स की बात करते हैं, जब वहाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या करता है जो निर्देशन है वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है ना, कि आपको किस प्रकार से सीखना चाहिए, इसमें क्या इसका क्या प्रोसेस होता है। और साथ में क्या करता है इसका मार्गदर्शन भी करते हैं कि इस चीज़ को सीखने के लिए आपको क्या चीज़ों की आवश्यकता है और इसको आप किस प्रकार से सीख सकते हैं। ठीक है, साथ में नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है कि जो भी शिक्षार्थी हैं, मतलब यहाँ कह सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी सीखने वाले हैं, है ना, वो अपनी क्षमता, अपनी रुचि, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने में मदद करता है। तो सबकी अपनी एबिलिटी होती है ना, सबकी अपनी एबिलिटी होती है, किसी चीज़ को सीखने का एबिलिटी सबका अलग अलग होता है। तो ये कहा गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीखने सिखाने के प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें तो उसका जो निर्देशन है वो तो काम करता ही है, लेकिन बात ऐसी होती है कि ठीक है, अगर हम निर्देशन की बात करते हैं तो उसको तो काम कर ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, दूसरे से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्ति कैपेसिटी होता है किसी चीज़ को सीखने का, है ना, समझने का, बिल्कुल अलग होता है दूसरे व्यक्ति से। तो वही बात कहा गया है कि जो भी वहाँ सीखने के लिए चाह रहा है उसकी अपनी क्षमता होती है, उसकी अपनी रुचि होती है, उसकी अपनी आवश्यकताएं होती है, और वही सब क्या करता है, उसे मदद करता है सीखने में। तो अधिगम प्रक्रिया के निर्देशन के अंदर ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की बात करते हैं, आत्मविश्वास की बात करते हैं, समस्या समाधान की बात करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की
बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हम व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने सीखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और सभी का अपनी कैपेसिटी भी अलग होता है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी भी अधिगम प्रक्रिया में निर्देशन की बात की जाती है तो इसमें व्यक्तिगत विकास भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। साथ में जब भी हम सीखने की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा फ्रीडम भी चाहिए और जिम्मेदारी भी चाहिए कि जो भी चीज़ को हम सीख रहे हैं अपने पूरी ईमानदारी से करें, और साथ में क्या करें, उस काम को करने के लिए थोड़ा सा फ्रीडम भी होगा, जिससे क्या होगा कि उस सारी चीज़ों को जो सीखना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, और सीखने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास आत्मविश्वास भी होना चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जटिलता होने के कारण से क्या होता है, लगता है कि इस चीज़ को हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चीज़ें होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो आत्मविश्वास की बात की जाती है ना, तो वो आत्मविश्वास हमेशा बना हुआ रहेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान की जो कैपेसिटी की बात होती है तो इसमें देखने को मिलता है। साथ में लक्ष्य की प्राप्ति का भी होना चाहिए अपने अंदर। जो आत्मविश्वास की बात की जा रही है, आत्मविश्वास में ये भी होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ का अधिगम प्रक्रिया में निर्देशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं वहीं की अधिगम प्रक्रिया में अगर व्याख्या की बात करते हैं, किस प्रकार से किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि अधिगम प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति ज्ञान, कौशल, व्यवहार को प्राप्त करता है और बदलता भी है। ठीक है, उसे अनुभव, अभ्यास, सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है कि जिसके माध्यम से क्या होता है कि जब भी सारी चीज़ें करते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति क्या है किसी प्रकार के नॉलेज की बात करें, स्किल्स की बात करें, व्यवहार को प्राप्त करने की बात करते हैं, और साथ में क्या होते हैं कि उस तरह की चीज़ों को हम बदल भी पाते हैं, जो क्या होता है आपके अनुभव को, आपके अभ्यास को और सीखने का जो माध्यम होता है उससे क्या होता है प्राप्त किया जाता है। तो अधिगम प्रक्रिया एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहती है, और यह एक सक्रिय प्रक्रिया है और जिनमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ बातचीत करता है और अपने अनुभवों से सीखता है। जहाँ भी वो रहता है, जो भी व्यक्ति जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वहाँ से बातचीत भी करते हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह के स्किल को सीखते हैं और जो भी चीज़ को सीखते हैं अपने जीवन में उसको अपनाते चले जाते हैं। तो जो बात की जा रही है कि सीखने की प्रक्रिया की बात की जा रही है, सीखने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है आपका जीवन भर चलता रहता है। जब तक आप जन्म लेने के बाद जब तक आपका डेथ नहीं होता तब तक क्या होते हैं आप कुछ न कुछ हमेशा क्या होता है सीखते चले जाते हैं। और सीखने की प्रक्रिया में ये भी होता है कि जो व्यक्ति अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने व्यवहार के आधार पर जो चीज़ को सीखता है वो सीखने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वही सारी चीज़ें क्या होती है उसको अनुभव होता है, वो उसमें क्या अभ्यास होता है और सीखने के माध्यम से सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, अब आते हैं क्या उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको समझना चाहिए। जैसे बात करते हैं, जब सीखने की बात करते हैं उसमें व्याख्यान के अंतर्गत क्या होता है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप कोई भी चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं, मान लीजिए किस तरह का कोई नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई स्किल को सीखना चाहते हैं, अपने व्यवहार में किस प्रकार के जो परिवर्तन करना चाहते हैं, है ना, तो ये क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ किस तरह को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। फिर वही बात कहा गया कि अभिप्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। व्यक्ति कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए, अर्थात क्या है कि व्यक्ति के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने की हमेशा इच्छा होनी चाहिए, तभी क्या होगा उस चीज़ को वो सीख पाएगा। अगर उसके अंदर इच्छाएँ नहीं है तो क्या होगा उस चीज़ों को वो नहीं सीख पाएगा। बात होती है जब भी हम सीखने की बात करते हैं वहाँ पे ध्यान की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को सीखने के लिए ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना चाहिए। अर्थात क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं छोटी सी चीज़ों के लिए, अब जैसे कि पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा बच्चा है ना जो अगर फर्स्ट में चाहता है कि वो साइकिल चलाए, है ना, तो जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि उसको पहले ये होना चाहिए कि हम किस प्रकार से यहाँ पे अपना जो है ध्यान केंद्रित कर सकें, है ना। जब भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे तभी क्या होगा कि आप वहाँ से साइकिल चलाने के लिए सीख पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है, अगर आप कोई चीज़ को सीखना चाह रहे हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आपका पहला मोटिवेशन और दूसरा क्या होता है आपका ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अनुभव। तो आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसमें क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पहले से सीखा हुआ रहता है,
तो वो क्या होता है, एक अनुभव दूसरे अनुभव से क्या होता है, करंट होता है। आपका एक्सपीरियंस जो होता है उसमें हो सकता है उस फील्ड में आपको थोड़ा सा होगा अनुभव, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन क्या है कि उस चीज़ को जब सीखने के लिए स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे बहुत सारी चीज़ों को आप उससे रिलेट कर पाएंगे और उस चीज़ों को सीख पाएंगे। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ को सीखने की बात की जाती है तो यहाँ पर जो अनुभव की बात हो रही है वो भी क्या होता है कि व्यक्ति को सिखाने के लिए विभिन्न अनुभवों का सामना करना पड़ता है, अर्थात कि विभिन्न तरह की चीज़ों को वहाँ पे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तब क्या होता है बच्चे वहाँ से सीख पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आता है कि अभ्यास। ठीक है, अगर अभ्यास की बात करते हैं, जब सीखने की बात होती है तो वहाँ पे अभ्यास की भी आवश्यकता होती है कि बार बार जब आप सीखने के लिए जा रहे हैं तो बार बार क्या हो रहा है कि आपको एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो सीखने वाले होते हैं क्या होता है, उससे इरिटेट हो जाते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये बात कहा गया है कि अगर आपको अभ्यास नहीं कीजिएगा, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, है ना, देन क्या होगा, उस चीज़ों को आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये बात कहा गया है कि व्यक्ति को सीखने को मजबूत करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, अर्थात कि जो भी व्यक्ति जो है कुछ सीखना चाहता है उसके लिए मजबूत करने मतलब क्या होता है, अपनी जो अभ्यास है उसको कंटिन्यूअस बनाए रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो भी चीज़ वो सीखना चाह रहा है उस चीज़ को वो सीख पाएगा। पुनरावृत्ति मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो हमेशा उसको रिकॉल करना चाहिए, बार बार उसको 2-3 बार उसको माइंड में घुमाना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हमेशा याद करना चाहिए कि जो प्रोसेस किस प्रकार से काम कर रहा है। जैसे कि हम पहले बताए थे क्या, साइकिल चलाने की बात करते हैं, तो साइकिल चलाने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि साइकिल चलाने के लिए हमेशा किस प्रकार से हैंडल मारना है, किस प्रकार से बैलेंस करना है, किस प्रकार से ब्रेक मारना है, उसको हमेशा क्या होना चाहिए, माइंड में हमेशा आपको 2-3 बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप उस सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये बात कहा गया है कि व्यक्ति को सीखने को याद रखने के लिए पुनरावृत्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो जब इस हिसाब से बार बार करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसी सारी चीज़ों को वो सीख पाएंगे। प्रतिक्रिया की बात करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या, आपका रिस्पांस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, उसमें किस प्रकार का रिस्पांस कर रहे हैं। आपको जो चीज़ सीखने में जो चीज़ की कमी हो रही है उसको बार बार पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी उसमें रिस्पॉन्स करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड की बात कर रहे हैं, आपको जो सीखने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आपके दिमाग में हमेशा, आपके माइंड में हमेशा वो चीज़ फिक्स होता है कि इस काम को इस प्रकार से करने से क्या होगा कि इस काम को हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात कहा गया कि आपको जो भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं उसमें आपको प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, बहुत उसका आवश्यकता होता है। तो व्यक्ति को अपने सीखने के बारे में प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो कि वह अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सके कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसमें कहाँ तक पहुँचे, है ना, उसका वो मूल्यांकन कर सके, ये भी आवश्यक होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या कि अधिगम प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में एक आता है चयन प्रक्रिया, किस प्रकार से हम सिलेक्शन करते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होते हैं, जो सीखने वाला होता है अपने उपलब्ध ज्ञान, कौशल या फिर अनुभवों को चुनता है। ठीक है, जो उसके लिए नई अधिगम परिस्थितियों को समझने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होते हैं। ठीक है, और यह चयन जो है प्रक्रिया, यह जो चयन प्रक्रिया है सीखने को अर्थपूर्वक और प्रभावित बनाती है। अर्थात ये है कि जब भी हम कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं, सीखने के दौरान क्या होते हैं कि अपने जो भी नॉलेज होता है, जो भी स्किल्स होते हैं, जो भी अनुभव होता है उसका चुनाव करते हैं और उसके आधार पर क्या होते हैं, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। विभिन्न तरह के सिचुएशन में उसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसे सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या होता है, जब ये सारी चीज़ों को सीखने की बात करते हैं तो जो आपका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थात कि आपको जो सीखने की बात की जा रही है तो कुछ ऐसा चीज़ सीखे जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, तभी क्या होगा कि आप उसी सारी चीज़ों को सीख सकेंगे और जिससे क्या होगा कि वो सारी चीज़ें आपको प्रभावित भी करेगा, है ना। आप जो सीखने के चरण की बात कर रहे हैं इसमें कि कितने चरण में इसको सीख सकते हैं, तो पहला चीज़ ये होता है कि जो भी सूचना मिलता है उसको इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी सीखने वाले होते हैं वो विभिन्न तरह के स्रोतों से जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तक की बात करें, कक्षा में शिक्षक द्वारा बताई गई जो जानकारी होती है उसकी बात करें, या फिर इंटरनेट की बात करें, है ना। तो इस सभी जगह से क्या होता है कि जो सीखना चाहता है वो क्या करता है, वहाँ से जानकारी प्राप्त करता है और उसके बाद क्या होता है कि जानकारी का विश्लेषण करते हैं कि जो चीज़ यहाँ बताया गया है वो किस प्रकार से काम करता है, वो किस प्रकार से संबंधित है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे लिए किस प्रकार से बेनिफिट हो सकता है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जानकारी का जो संबंध स्थापित करना, कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उसका जो रिलेशन किस प्रकार से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में बात कही गई कि जो भी सीखने वाला होता है ना, चुनते हुए ज्ञान या फिर पूर्व अनुभव के बीच का जो संबंध स्थापित करता है, जिससे क्या होता है कि उसे अपनी जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अर्थात क्या है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। अब दोनों इन्फॉर्मेशन को मिला कर हम लोग देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें हमारे लायक है या नहीं है ना, क्या हमारे लिए कि इंपॉर्टेंस है या हमारे लाइफ के लिए अच्छा है या नहीं है। तो क्या करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, अनुभव के बीच में क्या होता है, सारा संबंध स्थापित होता है और जो भी जानकारी आपको प्राप्त होता है ना, उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि जानकारी का चयन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसका चयन किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो भी सीखने वाला होता है उनकी अगर बात करें, उन जानकारियों का जो चयन करता है जो उसे नई स्थिति को समझने के लिए आवश्यक और प्रासंगिक लगती है। ठीक है, जब इस तरह की चीज़ें होती है तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ों को सीख रहे हैं या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो नई परिस्थिति जिस तरह की होती है, नई सिचुएशन जिस प्रकार का बनता है, तो उन सारे सिचुएशन को समझते हुए उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में उसको पता होता है और उसके बाद क्या होता है, वो सीखने के लिए तैयार होता है। और लास्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि ज्ञान को लागू करना, जो भी चीज़ हम सीख लिए, है ना, जो भी चीज़ को हम जो भी नॉलेज को हम समझ लिए, है ना, उसके बाद हम किस प्रकार से उसको लागू करेंगे, किस प्रकार अपने जीवन में लाएंगे, उसके बारे में बात की जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि अधिगम प्रक्रिया का जो जन्म प्रक्रिया है वो इस प्रकार से काम करता है। साथ में लास्ट पॉइंट इसी में देखने मिलता है, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, अंतर्दृष्टि की बात करते हैं, इनसाइट की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हम अधिगम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो अधिगम प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है कि किसी समस्या या स्थिति की अचानक या फिर स्पष्ट या गहरी समझ प्राप्त करना, जो क्या होते हैं पहले से अज्ञात थी, है ना, और यह अक्सर जो है एक समस्या को हल करने के लिए जो है, या एक समस्या को हल करने की ओर ले जाती है। ठीक है, यह जो है किसी समस्या के समाधान में सहायक होती है, खासकर जब जटिलता अधिक होती है। देखिए, इनसाइट करने मतलब क्या है कि इनसाइट मतलब अंतर्क्रिया क्या होती है कि आपका सूझ मतलब क्या होता है कि आपका किसी भी चीज़ को जब सीखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से आपको पता चलता है कि इस काम को अगर इस तरह से किया जाए तो क्या होता है कि वो हम आसानी से कर पाएंगे। तो वही बात कहा गया है कि जब हम अधिगम प्रक्रिया करते हैं, जब हम लर्निंग प्रोसेस में आते हैं, तो लर्निंग प्रोसेस में आपका जो इंसाइट है वो इस प्रकार से काम करता है, जब भी किसी समस्या में या किसी तरह के सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, है ना, और उसको आप उसमें किस तरह से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, उसे गहराई को समझ नहीं पाते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में ये आता है कि चलो ठीक है, इस चीज़ को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो वही बात कहा गया कि इनसाइट इस प्रकार से काम करता है कि जब भी हम कोई समस्या को समाधान करने में क्या होते हैं, वो सहायता प्रदान करता है, खासकर जब हम किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका जो लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आपका जो इंसाइट है वो इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो मेन भूमिका किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसको समझिए। पहला पॉइंट क्या आता है आपका, अचानक समझ। जब भी हम किसी तरह के कोई काम को करते हैं तो क्या होता है, आपको अचानक दिमाग में आता है अच्छा ये इस चीज़ों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जब भी आप कोई मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने समय क्या होता है कि आपको कहीं पे उसके कुछ स्टेप को आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, है ना, तो अचानक आपके माइंड में आता है कि इसमें इस फॉर्मूला को पुट करने से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कोई अधिगम प्रक्रिया में ये इंसाइट की बात करते हैं वो काम करता है। वही बात कहा गया कि यहाँ पे कि अचानक समझ, है ना, अचानक क्या होता है आपको समझ में आता है कि इस काम को इस प्रकार से करना चाहिए। तो अंतर्दृष्टि जो है अचानक और स्पष्ट होती है, जैसे कि किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों को अचानक एक साथ जोड़ के उनके जो है समाधान तक पहुंचने की बात होती है। अगर वही नेक्स्ट बात करते हैं क्या, संज्ञानात्मक पुनर्गठन की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक पुनर्गठन का क्या होता है कि जो अंतर्दृष्टि सीखने में व्यक्ति किसी समस्या को एक नए तरीके से सीखने में समझ होता है और सक्षम होते हैं, और क्या होते हैं उससे जो है समाधान स्पष्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे सिंपल से बात कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक पुनर्गठन की बात की जाती है, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है किसी समस्या को एक नए तरीके से सीखने की जो है उसकी दक्षता होती है, तो उससे क्या होता है कि जिस तरह का अगर समाधान करने की बात करते हैं किसी समस्या का, वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे
कर पाएगा। ठीक है, समस्या समाधान की बात करते हैं। तो समस्या समाधान में क्या होता है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से बताती या बनाती है। ठीक है, तो जब भी हम समस्या समाधान की बात करते हैं वहाँ पे, तो आपका जो इंसाइट की बात की जा रही है, अंतर्दृष्टि की बात कर रही है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत तेज़ी से क्या होता है वो काम करता है, और जो भी आपका समस्या समाधान की बात की जा रही है वहाँ पर एक प्रभावी ढंग से उसको हम कर पाते हैं। अत्यधिक प्रेरणा, जब भी हम किसी काम को करने के लिए बहुत अधिक मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आपका जो इंसाइट है, आपका अंतर्दृष्टि की बात की जाती है, वो भी क्या करता है वहाँ पे बहुत अधिक बहुत सटीक तरीके से क्या होता है किसी भी समस्या को समाधान करने में मदद करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि अत्यधिक ज्ञान, जब भी आप किसी समस्या को समाधान करने के लिए है ना पहुँचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ आपका जो नॉलेज उसके प्रति अगर ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि उसके आधार पे क्या होते हैं आप किसी समस्या को आसानी से समाधान कर पाते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर आप अंतर्दृष्टि या इंसाइट की बात करते हैं आपका लर्निंग प्रोसेस में, तो आपका इस प्रकार से काम करता है, जहाँ पर कि आप किसी समस्या में कहीं फंस जाते हैं, तो अचानक आपके दिमाग में इस तरह का हलचल पैदा होती है, जहाँ से आप क्या होता है उसका समाधान को ढूंढ पाते हैं, जो आपको इस प्रकार के तरीके देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया, आखिर अधिगम जो है वो किस प्रकार से काम करता है, सीखने का जो प्रोसेस वो क्या है ना। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक है आपका कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, इन्होंने 1998 में अपने शब्दों में बताया है कि सीखना एक प्रक्रिया है, ना कि उत्पादन। सिंपल सी बात है, सीखना क्या है, एक प्रोसेस है, कोई उत्पादन नहीं है। यह व्यवहार में परिवर्तन, वृद्धि या विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, यह क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात होती है, उसमें वृद्धि की बात करते हैं, उसके विकास की प्रक्रिया होती है। सीखना वह ज्ञान नहीं है जो बच्चे ने अर्जित किया है। ठीक है, जो अगर कोई चीज़ को अर्जित करता है तो वो सीखना नहीं कहलाता है ना। या फिर बोल सकते हैं किसी दृष्टिकोण को नहीं बोलते हैं सीखना, है ना, जो उसने बनाया है, या फिर व्यवहार, उसका जो व्यवहार है एक पैटर्न में नहीं है ना, जो उसने विकसित किया है, मतलब जो खुद से क्या किया है वो सारी चीज़ों को विकसित किया है, वो सीखना नहीं कहलाता है। यह वह तरीका है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, और इसमें सीखने वाले की ओर से कई क्रियाएं या विभिन्न घटनाओं का घटित होना के बीच का अंतःक्रिया शामिल है। सीखने की प्रक्रिया में आमतौर पर दो तत्व होते हैं, जो आपको हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में देखने को मिलता है। तो इनके अनुसार ये बताया गया है कि अगर ठीक है, अगर बात करते हैं सीखने का, तो सीखने में क्या होता है, सीखने का प्रोसेस होता है, लर्निंग एक क्या होता है, प्रोसेस की बात की जाती है, और साथ में क्या होता है कोई उत्पादन की बात नहीं होती। मतलब क्या है कि तुरंत कोई चीज़ को लगाएं और तुरंत आपको मिल गया और आप सीख गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है एक प्रोसेस में आता है। प्रोसेस में आने के साथ में क्या होता है कि जो व्यक्ति जो चीज़ को सीखता है उसका एक व्यवहार में परिवर्तन देखने मिलता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होता है, उसका विकास भी देखने मिलता है। तो सीखना बोल सकते हैं कि किसी नॉलेज की बात नहीं की जाती है कि कोई भी चीज़ को हम प्राप्त कर लिए, है ना, और उसके बाद उसको हम अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, तो सीखना नहीं कहलाएगा। मतलब किसी नॉलेज को मतलब अर्जित कर लेना ही सीखना नहीं कहलाता है। किसी दृष्टिकोण की बात करते हैं वो भी सीखना नहीं कहलाएगा। या फिर बोल सकते हैं किसी व्यवहार के एक पैटर्न को अगर हम बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, सीखना नहीं कहलाता है। सीखने का मतलब सिंपल से बात कहा जाता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कि जब भी आप उस चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं तो उसमें विभिन्न तरह की क्रियाएँ करते हैं, विभिन्न तरह की घटनाएँ घटित होती है, जिसके द्वारा क्या होते हैं कि वो सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। और सीखने के दौरान क्या होता है कि आपका अंतःक्रिया होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच, सब जहाँ सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच, दोनों के बीच में क्या होता है कि अंतःक्रिया शामिल होते हैं। और आमतौर पे ये होता है कि जब भी वो तत्व है वो हमेशा शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सीखने की प्रक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है, बोल सकते हैं मॉडल है ना। इसमें इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक टीचर होता है, एक छात्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको, यहाँ पे सीखने की बात हो रही है, यहाँ विभिन्न तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, इसके बारे में बात हो रही है ना। और साथ में यहाँ क्या हो रहा है कि वातावरण या सीखने का जो परिस्थिति है वो भी, उसके बारे में भी बात हो रही है ना। यहाँ पे शैक्षिक विधियाँ और शिक्षण की भी बात हो रही है। तो जब हम कोई टीचर किसी छात्र को कोई चीज़ को सिखाता है तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक साथ घटित होती है। ये सारी चीज़ें एक साथ सारा प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि बात करते हैं कि क्लासरूम का आपका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का जो सिचुएशन किस प्रकार की है,
वहाँ पे जो चीज़ आप सिखाना चाह रहे हो वो क्या बच्चे उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, आप किस प्रकार के टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपका लेसन प्लान किस प्रकार से बना हुआ है, आपका मॉडल, आपका चार्ट पेपर किस प्रकार से बना हुआ है। अब जब बात करते हैं कि इसका जो वातावरण की बात की जा रही है, सीखने की परिस्थिति की बात कर रही है, तो बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो विभिन्न तरह का जो घटनाएं होती है एक क्लासरूम में, जब एक टीचर स्टूडेंट हमेशा जो सिखाने की बात की जाती है, तो वहाँ पे विभिन्न तरह के जो सिचुएशन प्रोसेस में आ जाते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं बच्चे बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद वहाँ पे सीखते हैं। जब वो सीख लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका भविष्य या प्रगति के लिए जो अधिगम या शिक्षा जो है उसके लिए यूजफुल हो जाता है। और वर्तमान समस्याओं का जब समाधान की बात करते हैं या फिर अधिगम परिणाम की बात करते हैं, वो भी क्या होते हैं इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बहुत बोल सकते हैं कि इजी वे में किसी चीज़ को आप सिखा नहीं सकते हैं, उसे सिखाने का पूरा प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, और एक एक करके है ना सारी चीज़ों को आप उसमें सिखाते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि शिक्षण के चर, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात की जाती है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो सिंपल से बात है, अगर हम शिक्षण की बात करते हैं तो उसके जो वेरिएबल्स आपको 3 तरह से देखने मिलता है। एक क्या मिलता है आपको, स्वतंत्र चर या फिर इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स मिलते हैं, एक डिपेंडेंस वेरिएबल्स मिलते हैं, एक क्या होता है इंटरवेनिंग आपका वेरिएबल्स मिलते हैं जो हस्तक्षेप चर कहलाते हैं। इन तीनों के बारे में क्या समझते हैं। पहला बात करते हैं क्या, स्वतंत्र चर की बात करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर किस प्रकार से काम करता है। एक शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात क्या है कि टीचर ही क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वह जो है छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, वो क्या कहलाए, आपका टीचर होता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कहलाएंगे आपके, जो आपका टीचर है वो कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंस वेरिएबल, देखने को मिलता है क्या टीचिंग के दौरान। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं है ना, वो क्या होते हैं आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब भी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें जो नियोजन की बात करते हैं, व्यवस्था की बात की जाती है, प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि जो सक्रिय रूप से जो कार्य करता है वो क्या होता है आपका स्टूडेंट होता है। इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होते हैं आपके, जो भी आपका स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट जो सीखने के लिए आ रहे हैं है ना, जो सीखना चाहते हैं, वो सारे स्टूडेंट आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। वही बात करते हैं कि हस्तक्षेप चर है ना, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की बात की जाती है, इसमें क्या होता है कि जब शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके पाठ्य पुस्तक की होती है ना, शिक्षण विधियाँ बहुत सारे यूज करते हैं आप, शिक्षण जो युक्तियाँ या फिर टेक्निक का यूज करते हैं, वहाँ पे शिक्षण की जो रचनाएँ होती है किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी की बात करते हैं आप। इस तरह के विभिन्न तरह का जो हस्तक्षेप होता है जब आप विभिन्न तरह के कार्य में, मतलब कि शिक्षण के कार्य में आप सम्मिलित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल कहलाता है या फिर हस्तक्षेप चर कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हम टीचिंग का जो वेरिएबल्स की बात करते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए।